नमस्कार दोस्तों। तारीख है 10 अप्रैल 1912। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी और दमदार जहाज़ उस टाइम के आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहले सफ़र पे निकलते हैं। जहाज़ अपनी पहले सफ़र में इंग्लैंड की साउदम्पटन से न्यूयॉर्क जाने वाले थे। जहाज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर के साथ साथ हर तरह के लोग थे। ज़्यादातर लोग अपनी अलग अलग शौक़ पूरा करने के लिए इस सफ़र के हिस्से बने थे। जहाज़ की कैप्टन थे मिस्टर स्मिथ, 62 साल के। पैसेंजर के साथ साथ पूरी दुनिया में एक एक्साइटमेंट थी इस टाइटैनिक जहाज़ को लेकर। जहाज़ की लेंथ 269 मीटर, हाइट 53 मीटर्स होने के साथ साथ इसमें जो लग्जरी पर्पस में फैसिलिटी इस्तेमाल किया गया वो चौंका देने वाली थी। शिप बनाने की कॉस्ट थी $7.5 मिलियन उस टाइम के, आज के ज़माने का $400 मिलियन। जहाज़ के अंदर की डेकोरेशन तो मानो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। ऑर्नेट वुड पैनल, स्टेन ग्लास विंडोज़, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, टर्किश बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, रेस्टोरेंट 4, बर्बर शॉप्स 2, एक लाइब्रेरी। और सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था। माना जाता था कि ये जहाज़ तो कभी डूब ही नहीं सकता। वाइट स्टार लाइन नामक एक कंपनी जिसने इस टाइटैनिक को बनाया था, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फिलिप्स ओपनली पब्लिक में कहा था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। साउदम्पटन से रवाना होने के बस 2 दिन बाद 12 अप्रैल को ही टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलना स्टार्ट हो गया था। जाहिर सी बात है, अगर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जहाज़ जाएगा तो रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग तो मिलेंगे ही। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल नहीं था। ओशियन की हर एक जहाज़ एक दूसरे को रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू वार्न करते रहते हैं कि ओशियन की इस एरिया में आइसबर्ग मौजूद है और ये खतरा हो सकता है। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक अपनी डायरेक्शन को 2 बार बदला, पर रफ्तार कभी कम नहीं किया। 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ रही थी न्यूयॉर्क की ओर। और उसके बाद 14 अप्रैल को भी 7 बार आइस वार्निंग आई थी टाइटैनिक पे, पर फिर भी स्पीड कम नहीं किया गया। रात हुआ, रोज़ की तरह तापमान कम हुआ, साथ ही मूनलाइट ना होने की वजह से उस रात विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज़ की सामने की साइड में हाइट पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म रहता है जिसे क्रोज नेस्ट या फिर लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ जो बंदा रहता है उसका काम है कि जहाज़ के सामने अगर किसी भी तरह का खतरा आए तो नीचे यानी कि इंजन रूम को इन्फॉर्म करना। टाइम था 11:39। उस रात क्रोज नेस्ट पे मिस्टर फ्रेडरिक फील्ड थे और ये अचानक जहाज़ के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखता है। इसीलिए घंटी बजा के सबको नीचे अलर्ट करता है, फिर कॉल करके चिल्ला कर कहता है कि जहाज़ को जल्दी से मोड़ो, सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर मिस्टर विलियम जो कि ब्रिज पे थे, वो जल्दी से जाके इंजन रूम को खबर करता है कि जहाज़ को जल्दी से लेफ्ट में मोड़ो। लेकिन इतनी देर हो गया था कि सिर्फ 1 मिनट में 11:40 को ही जहाज़ जाके आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। और जो आइसबर्ग था वो भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ 200 बाई 400 फीट यानी एक प्लेग्राउंड जितना बड़ा, और हाइट में तो लुकआउट पॉइंट तक आ रहा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि उस आइसबर्ग की वज़न करीब 1.5 मिलियन टन्स होगा। आइसबर्ग के साथ टकराव हुआ था जहाज़ की राइट बो की एरिया में। जहाज़ की सामने वाले हिस्से को बो कहते हैं और एकदम निचला जो हिस्सा है उसे कील कहते हैं। लगभग 10 सेकंड तक संघर्ष हुआ था जहाज़ के साथ आइसबर्ग का, जिसकी वजह से जहाज़ में छोटे छोटे बहुत छेद हो गए थे और उनमें से पानी अंदर भरता जा रहा था। एक्सीडेंट होने के तुरंत ही कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट मिस्टर थॉमस देखने लगे कि कितना नुकसान हुआ जहाज़ को। फिर उन्हें पता चलता है कि जहाज़ तो डूब जाएगा। दे वर कम्प्लीटली शॉक्ड। उन्हें लगता था कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है क्योंकि जहाज़ में 2 मेन सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल हुआ था। पहला, जहाज़ में डबल बटन हाल थे। इसका मतलब जहाज़ के निचले कील एरिया जो है वो 2 लेयर में डिवाइडेड है। अगर एक हिस्सा टूट भी जाए तो दूसरा हिस्सा बचा लेगा जहाज़ को, जहाज़ नहीं डूबेगा, वो तैरता रहेगा। और दूसरा जो मेन फीचर्स है वो है कि जहाज़ की फुल बॉडी यानी कि हल्क जो एरिया है उसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया और उनमें से अगर
4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाज़ तैरता रहेगा। पर जो टकराव हुआ था आइसबर्ग के साथ, वो जहाज़ के साइड में हुआ था, राइट बो के साइड में, जहाँ सिर्फ एक ही लेयर थे। तो यहाँ डबल बटम जो हल है, ये जो फीचर्स लगाए गए थे, तो इसमें कोई काम नहीं आया था। और संघर्ष इतना हुआ था कि तुरंत ही 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा और लिमिट थी 4 की। तो अब इस अनसिंकेबल जहाज़ को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता था। एक्सीडेंट होने के करीब 20 मिनट बाद, यानी कि करीब 12 बजे, कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि रेडियो सिग्नल के द्वारा डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाए, ताकि अगर आसपास कोई जहाज़ होगा तो वो तुरंत ही आके पैसेंजर्स को बचा लेगा। तो उसके बाद सीनियर रेडियो ऑपरेटर मिस्टर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे। करीब 12:20 पे RMS कार्पेथिया नामक एक जहाज़ सिग्नल को कैच करते हैं और रिप्लाई करते हैं कि हम आ रहे हैं मदद के लिए। बस यहाँ डिस्टेंस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। दोनों जहाज़ की डिस्टेंस थी 107 किलोमीटर, यानी कि अगर RMS कार्पेथिया अपनी फुल स्पीड में भी टाइटैनिक की तरफ आने लगे तो भी उसे आते आते 3.5 से 4 घंटे टाइम लग जाएगा। रेडियो सिग्नल के अलावा फ्लेयर्स और रॉकेट्स भी छोड़े गए आसमान में मदद की तलाश में, पर अनफॉर्चुनेटली किसी और जहाज़ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर पैसेंजर्स को इवैक्यूएशन करने के काम शुरू हो गया कैप्टन स्मिथ के ऑर्डर पे। इसी वजह से पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया गया प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि सब सोचते थे कि टाइटैनिक जो जहाज़ है वो अनसिंकेबल जहाज़ है, कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए ज़्यादातर पैसेंजर इस एक्सीडेंट को सीरियसली नहीं ले रहा था। इसीलिए पहला जो लाइफ बोट पानी में उतारा गया, उसमें 65 लोगों की जगह होने के बावजूद उसमें सिर्फ 28 लोग ही थे। आधी से ज़्यादा खाली थी लाइफ बोट। फिर जब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हर एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा, तब पैसेंजर्स को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, टाइटैनिक डूब सकता है। और इसी वजह से जहाज़ के चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। रात के 1 बजे जहाज़ की आगे की तरफ इतनी पानी भर गया था कि वो हिस्सा पानी के नीचे जाने लगा और जहाज़ के जो पीछे की हिस्सा है वो पानी की सतह से ऊपर उठने लगा। और इस सीन के बाद पैसेंजर्स में इतनी अफरा तफरी मच गई कि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे लाइफ बोट में जाने के लिए, क्योंकि मैं पहले ही कहा था कि टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा। इसीलिए जहाज़ में सफिशिएंट लाइफ बोट रखा ही नहीं गया। जहाज़ में सिर्फ 20 लाइफ बोट थे, जिसमें करीब 1200 लोग ही आ सकते थे, पर जहाज़ में टोटल 2200 लोग थे। टाइम 2:05 जहाज़ में से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारा गया, पर जहाज़ में अभी भी 1500 लोग थे। उनमें से कोई लाइफ बोट में जाने के लिए बहुत कोशिश करने लगा, लड़ाई करने लगा, या फिर लड़ाई करते करते ही मर गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत को मान लिया था और जहाज़ में ही चुपचाप रुक गए। कहा जाता है कि रात के 2:20 पे जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए थे और फिर जहाज़ धीरे धीरे पानी के नीचे चला गया। पानी की तापमान थी -2 डिग्री सेल्सियस। तो जो 1500 लोग जहाज़ में थे, उनमें से जिनको तैरना नहीं आता था वो जहाज़ के साथ ही डूब गए, और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। कैप्टन स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी तक व्हील पर ही बने रहे और जहाज़ के साथ ही डूब के मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। RMS कार्पेथिया जो मदद के लिए आ रहे थे टाइटैनिक पे, वो करीब 3:30 बजे के आसपास लोकेशन पे पहुंचती। लाइफ बोट में जो लोग थे करीब 705, उन्हें सक्सेसफुली बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। फिर जो बात सामने आई वो चौंका देने वाली थी। उस रात एक और जहाज़ अटलांटिक में मौजूद था। उसका नाम था SS कैलिफोर्नियन, जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर ही दूर था। एक्सीडेंट से पहले जो आखिरी आइस वार्निंग आया था टाइटैनिक पर, वो SS कैलिफोर्नियन जहाज़ से ही आया था। रात के करीब 11:15 पे आइस की वजह से जो खतरा महसूस हुआ SS कैलिफोर्नियन जहाज़ को,
तो डिसाइड किए कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो इंजन को ऑफ करके वहीं रुक गया। इसी वजह से उस जहाज़ का रेडियो भी बंद हो गया था। यही रीज़न था कि जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था टाइटैनिक से, वो एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ तक पहुंचा ही नहीं। पर जो फ्लेयर्स और रॉकेट छोड़े गए थे टाइटैनिक से, वो देखा था एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ के कुछ क्रू। फिर एसएस कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन मिस्टर लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया गया था कि वहाँ से रॉकेट और फ्लेयर्स छोड़ा जा रहा है। पर कैप्टन लॉर्ड ने सबको कहा कि टाइटैनिक पे बहुत अमीर लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पार्टी चल रहा है। अगर कैप्टन लॉर्ड ने इस फ्लेयर्स और रॉकेट्स को सीरियसली लिया होता तो कितने लोगों की जान बच जाती। अगले दिन 15 अप्रैल सुबह जब रेडियो ऑन करता है तो उन्हें टाइटैनिक से आए हुए एसओएस कॉल मिलता है। फिर वो जब टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचती है तब उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज़ मिलता है, पानी में फ्लोट करता हुआ। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में एसएस कैलिफोर्नियन की कैप्टन मिस्टर लॉर्ड पर ही ब्लेम डाला गया। पर सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं हो सकता इस इतने बड़े एक्सीडेंट के पीछे। जैसा कि शिप में लाइफ बोट की नंबर बहुत ही कम थी, क्योंकि कंपनी को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। और उस रात व्हील के पास जो स्टीयर्समैन थे मिस्टर रॉबर्ट, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि शिप को लेफ्ट में मोड़ो, पर उन्होंने हर बारी में शिप को राइट में घुमा दिया, जो कि आइसबर्ग की और करीब ले जा रहा था। पर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हो गई तब बहुत ही देर हो गई थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब कैप्टन स्मिथ को इतनी बार आइस वार्निंग मिला था तो क्यों उन्होंने जहाज़ के रफ्तार को धीमा नहीं किया। इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कहती है कि वाइट स्टार लाइन जो कंपनी है, उसका एमडी मिस्टर जोसेफ ब्रूस, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कैप्टन को कि टाइटैनिक की पहला सफ़र 6 दिन में पूरा करना होगा। टाइटैनिक मशहूर है उसकी साइज़ और लग्जरी की वजह से, और इस लिस्ट में स्पीड भी आनी चाहिए। इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने स्पीड कम नहीं किया। इस एक्सीडेंट के बाद कंपनी तो बर्बाद हो गया, पर सेफ्टी के लिए बहुत से रेगुलेशन बनाए गए। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कमेटी बनाया गया, जिसका काम जहाज़ को आइस वार्निंग भेजना और हर तरह से मदद करना। एक ट्रीटी साइन किया गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जहाज़ों के ऊपर स्टैंडर्ड रेगुलेशन को लेकर कि जहाज़ में सफिशिएंट लाइफ बोर्ड मौजूद रहना चाहिए हर एक पैसेंजर्स के लिए। एक्सीडेंट के 73 साल बाद सितंबर 1985 में अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर मिस्टर रॉबर्ट बाल्ट और फ्रेंच ओशियनोग्राफर मिस्टर लुइस माइकल दोनों मिलकर टाइटैनिक को ढूंढा। पानी की सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे, पानी के नीचे मानो नेचर जहाज़ को धीरे धीरे खाए जा रहा था। अब जहाज़ की हालत ऑब्वियसली पहले की तरह तो नहीं होगा। एक्सपेक्ट किया जाता है कि साल 2030 तक टाइटैनिक गायब हो जाएगी पूरी तरह से। पर इतनी साल बाद 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर मिस्टर क्लिव प्लामेर टाइटैनिक 2 जहाज़ बनाएगा। जहाज़ बिल्कुल टाइटैनिक की तरह होगा और उसकी पहले सफ़र भी सेम रूट होगा। और ये प्रोजेक्ट 2016 में पूरा होना चाहिए, पर 2020 में भी ये पूरा नहीं हुआ, बहुत से डिलेज़ की वजह से। लोगों को ही शायद इंटरेस्ट नहीं है इस टाइटैनिक 2 प्रोजेक्ट पे, शायद डर की वजह से, क्योंकि अगर टाइटैनिक 2 बिल्कुल टाइटैनिक की कॉपी होगा तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का सेफ्टी फीचर्स नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग डरते हैं इस प्रोजेक्ट से। शायद इसीलिए टाइटैनिक 2 बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।